एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे नेचुरल लॉ स्कूल के बारे में। प्रीवियसली मैंने बताया था जब हम अपने सिलेबस को कवर करेंगे तो उसमें वेरियस स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस का टॉपिक होगा, जिसमें हम बहुत सारे स्कूल्स यानी कि मेनली एंड मेजरली 5 टाइप के स्कूल्स हम कवर करेंगे। जिसमें सबसे पहला है नेचुरल लॉ स्कूल, जिसको कि फिलोसॉफिकल स्कूल भी बोलते हैं। दूसरा है एनालिटिकल स्कूल, तीसरा है हिस्टोरिकल स्कूल, चौथा है सोशियोलॉजिकल स्कूल और पांचवा है रियलिस्टिक स्कूल। इन सभी स्कूल्स ने अपने अलग अलग व्यूज़ रखे हैं और इनके अपने अलग अलग जो है थॉट्स हैं। अब बात करें स्कूल्स क्या होता है, तो यहाँ पर स्कूल जिसमें बच्चे पढ़ने जाते हैं वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, उससे यहाँ कोई मतलब नहीं है। स्कूल का मतलब है एक विचारधारा, एक थॉट, ओपिनियन, थिंकिंग। जो कि जुरिस्ट हुए हैं, फिलोसोफर हुए हैं, थिंकर हुए हैं, उन्होंने सोसाइटी के बारे में क्या सोचा है, लॉ के बारे में क्या सोचा और स्टेट के बारे में क्या सोचा, क्या सोसाइटी है, क्या लॉ है, लॉ कहाँ से आया, सोसाइटी को क्या चाहिए, क्या उसकी नीड्स है, इन सब चीज़ों के बारे में जो विचार किया, जो सोचा, जो रिसर्च करी अलग अलग जुरिस्ट ने अलग अलग स्कूल्स में, तो उन सभी को मिला करके एक जो विचारधारा बनी, जो अलग अलग स्कूल में बट गई, और ये विचारधारा ही जो है स्कूल कहलाती है। अब हम आज कौन सी विचारधारा को डिस्कस करेंगे? हम नेचुरल लॉ स्कूल को, यानी कि नेचुरल लॉ है उसके जो थॉट्स हैं और वो थॉट्स किस किस थिंकर ने दी, कौन से फिलोसोफर ने, कौन से जुरिस्ट ने वो दी, तो वो उस चीज़ को हम यहाँ पर देखेंगे। तो हम नेचुरल लॉ स्कूल को पढ़ते हैं। नेचुरल लॉ स्कूल जो है जनरली जो है लॉ ऑफ नेचर है और डिवाइन लॉ को मानता है और कहता है कि लॉ जो है यूनिवर्सल है और इंटरनल है इन नेचर। तो लॉ जो है कभी भी नहीं बदलता, नेचुरल लॉ कभी भी नहीं बदलता है। इंसान के बिलीफ्स बदले, एटीट्यूड बदले, सोसाइटी बदले, कुछ भी नहीं बदलता है इसमें, इसीलिए इसको डिवाइन लॉ कहते हैं। डिवाइन लॉ का मतलब है दैवीय कानून, ईश्वरीय कानून। ईश्वर ने जो जैसे जैसे नेचर ने हमें जो कुछ दे दिया वो एज इट इज हमेशा ऐसे ही रहेगा, वो किसी के बदलने से, मरने से, आने से, जाने से नहीं बदलेगा। इसीलिए इसको ईश्वरीय शक्तियों का जो है कानून बोलते हैं, दैवीय शक्तियों का जो है कानून बोलते हैं। नेचुरल लॉ है ये बेस्ड है लॉ एंड मोरालिटी के ऊपर। लॉ एंड मोरालिटी को जो है एक ही कनेक्शन में मानता है कि मोरल्स, एथिक्स, वैल्यूज़ जो है वही लॉ है, उसने ही लॉ को बनाया है। इसलिए एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है लॉ और मोरालिटी के बीच में। दीज लॉज आर ए कॉन्स्टेंट बॉडी ऑफ परमानेंट ट्रूथ एंड अफेक्टेड बाय ह्यूमन बिलीफ्स एंड एटीट्यूड। ये परमानेंट ट्रूथ है एक तरीके से, और ह्यूमन बिलीफ्स और एटीट्यूड का इस लॉ पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, ये स्कूल ऐसे बोलता है। अब नेचुरल लॉ को हम इसकी डेवलपमेंट को जब जानेंगे तो इसको हम 4 भागों में बांट कर पढ़ते हैं कि एंशिएंट टाइम में, पुराने टाइम में इसके जो है डेवलपमेंट कैसे हुआ, फिर मेडिवल पीरियड में कैसे हुआ, थ्योरीज में कैसे हुआ, रिनेसांस पीरियड में इसका जो है डेवलपमेंट कैसे हुआ और मॉडर्न सोसाइटी में कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ। तो जनरली जो नेचुरल लॉ है वो बेस्ड है 2 तरीके की जो प्रोपोजिशंस पे, प्रीरियोरी प्रोपोजिशंस, दूसरा पोस्टरियोरी प्रोपोजिशंस बताई हैं। प्रीरियोरी प्रोपोजिशंस ये मानती है कि ये जो ह्यूमन बीइंग है ये ईश्वर की जो है क्रिएचर है, गॉड की क्रिएचर है, डाइविन क्रिएचर है, ये इसको क्रिएट किया गया है। फिर उसके बाद ये तो प्रीरियोरी प्रीपोजिशन है। पोस्टरियोरी प्रोपोजिशन में ये बताया है कि ये क्रिएचर बाद में अपने रैशनल थिंग से, रैशनल माइंड से या अपनी विल से, जो अपने आप के एक्सपीरियंस से, जो इन्होंने नॉलेज एक्वायर करी है, जो नॉलेज ली है इन्होंने, साइंटिफिक नॉलेज है या फिर जो भी अपना एक्सपीरियंस है, वो प्रियोरी नॉलेज या प्रियोरी वो जो पोस्टरियोरी नॉलेज या पोस्टरियोरी फील्ड में आती है। तो 2 तरीके से बताया है, प्रियोरी प्रोपोजिशन और सेकेंडरी या पोस्टरियोरी प्रोपोजिशंस। तो प्रियोरी में उन्होंने क्रिएचर माना है, पोस्टरियोरी प्रोपोजिशंस में उन्होंने उसकी जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, उसके साइंटिफिक जो रैशनल माइंड है उसको माना है। अब इसके डेवलपमेंट को 4 भागों में बांट लिया। 4 भागों में बांटने के बाद हम एंशिएंट थ्योरी देखते हैं। तो एंशिएंट थ्योरी के लिए हम चलते हैं ग्रीस में। अब ये ग्रीस क्या है? ग्रीस एक देश है। ग्रीस को हिंदी में यूनान कहते हैं और यहाँ के लोगों को यवन या फिर यूनानी कहते हैं, और वेस्टर्न लैंग्वेज में इसके लिए ग्रीक वर्ड यूज किया जाता है। हमारे जो कंटिनेंट है उस 7 जो कंटिनेंट है उसमें से जो यूरोप कंटिनेंट है वहाँ पर ग्रीक या ग्रीस देश है। आप वर्ल्ड मैप में जाकर इसको देख सकते हैं। अब आपको ये पता चल गया कि ग्रीक क्या है। माना जाता है कि जो नेचुरल लॉ है इसका जो है थिंकर यहीं से हुए हैं,
और इसकी फाउंडेशन है यहीं से है। इसलिए हम सबसे पहले ग्रीस में देखने चलते हैं कि इसका जो डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ। जो ग्रीक थिंकर हैं वो आइडिया ऑफ नेचुरल लॉ को मानते हैं और इसेंशियल फीचर मानते हैं नेचुरल लॉ को, लॉ में। तो उस टाइम ग्रीक में बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी थी, एक बड़े लेवल पे राजनीतिक अव्यवस्था फैली हुई थी और ये सोचा गया था सबसे पहले तो कि जो ये नेचुरल लॉ है ये स्ट्रॉन्ग के इंटरेस्ट को सेव करता है। लेकिन कुछ ऐसे भी थिंकर थे जो ये सोचते थे कि एक बहुत अच्छा मीडियम है, एक अपॉर्चुनिटी है न्यू यूनिवर्सल प्रिंसिपल को डेवलप करने की, सो दैट जो गवर्नमेंट की मनमानी है उसको रोका जाए, उसको कंट्रोल किया जाए। तो सबसे पहले हम आते हैं सुकरात को पढ़ते हैं, जिसको उसको हिंदी में सुकरात बोलते हैं, सोक्रेट्स इसको इंग्लिश में बोलते हैं। इसके व्यू देखते हैं कि नेचुरल लॉ के क्या हैं। सुकरात एक महान दार्शनिक हुए हैं, ग्रेट फिलोसोफर रहे हैं। ग्रीक पीरियड में ये 3 सुकरात, प्लेटो और अरस्तु ये महान रहे हैं। और सुकरात जो है प्लेटो के गुरु थे, प्लेटो अरस्तु के गुरु थे। हम इन 3 मेन फिलोसोफर को ग्रीस पीरियड में पढ़ेंगे। उसके बाद जीनो और सिसरो का भी थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। ये एंशियंट पीरियड में नेचुरल लॉ को थिंकर थे, नेचुरल लॉ के थिंकर थे, फिलोसोफर थे। तो हम सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर सुकरात को, इंग्लिश में सोक्रेट्स का नाम है, देख लेना। सुकरात ने मरने तक प्लेटो को पढ़ाया, उसका गुरु रहा, और प्लेटो 20 साल तक अरस्तु का जो है गुरु रहा। अब चलते हैं ग्रीक पीरियड में सुकरात पर। तो सुकरात ने जनरली कुछ लिखा नहीं और उन्होंने ऐसे अपने वर्च्यू के थ्रू अपना जो है ज्ञान दिया, अपनी नॉलेज दी। तो उन्होंने कुछ लिखा नहीं, उन्होंने कुछ जो बोला है उन्होंने उसके इनके स्टूडेंट प्लेटो ने लिखा और पब्लिश किया। वैसे सुकरात ने अपने कॉन्सेप्ट, अपनी थ्योरी तो दी लेकिन उनको कहीं पब्लिश नहीं किया। तो सुकरात ने वर्च्यू को डिफाइन किया, कंसेप्ट ऑन गुड एंड बैड को दिया। उन्होंने कहा कि हर इंसान में ये वर्च्यू होते हैं, हर इंसान क्रिटिसाइज कर सकता है। वो इंसान है ही नहीं जिसके अंदर क्रिटिसाइज करने की कुछ वर्च्यू है ही नहीं। तो इसलिए इंसान को रैशनल होना चाहिए, क्रिटिसिज्म करने वाला होना चाहिए। गुण और अवगुण होते हैं। इसने मेथड डेवलप किया, रीजनिंग क्या है, रीजनिंग के ऊपर फोर्स दिया कि आप अपनी रीजनिंग बढ़ाओ, अपनी कमियां ढूंढो, रिसर्च करो, फिर आगे बढ़ते जाओ। अच्छा या बुरा तो प्रूव होगा ही, उसके बाद कंक्लूजन निकल कर आएगा। तो उन्होंने अपने एफर्ट्स किए, उन्होंने यूथ को इस तरीके के एफर्ट्स देने की कोशिश करी। अपने इन्हीं एफर्ट्स के चलते उनको मौत की सज़ा भी सुनाई गई, पॉइजन पिलाकर उनको मार दिया गया। तो उन्होंने वर्च्यू का व्यू दिया था, उसकी थ्योरी ये थी। अब आगे उनके देखते हैं उनके स्टूडेंट प्लेटो को, जिन्होंने अपने जीवन भर तक उनको अपना स्टूडेंट रखा। तो प्लेटो जो है देखते हैं सुकरात ने तो कुछ नहीं लिखा, लेकिन सुकरात ने जो बोला वो इन्होंने पब्लिश किया। अब लेकिन उन्होंने खुद का भी एक डॉक्ट्राइन दिया, इन्होंने अपने डॉक्ट्राइन ऑफ फॉर्म दिया। डॉक्ट्राइन ऑफ फॉर्म में इन्होंने कहा कि जो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं वो करती हैं, दुनिया में नॉलेज है, दुनिया में सब कुछ एग्जिस्ट करता है, फिजिकल वर्ल्ड है, ह्यूमन माइंड है, स्पेस है, टाइम है, और ये सब कॉन्सेप्ट जो हैं ये आइडियलिज्म कहलाते हैं। हर एक इंसान में गुड एंड बैड इस तरीके के हर एक इंसान का नेचर होता है, वो रैशनल भी होता है और वो ऑनेस्ट भी होता है, उसमें सेंस होती है, उसको जस्टिस क्या है, अनजस्टिस क्या है, इन चीज़ों के बारे में सोचना सब आता है। तो ये सब ढूंढना होता है और सोचना भी होता है, इस पर रिसर्च करना होता है। ऐसा उन्होंने नेचुरल लॉ के बारे में अपना व्यू दिया। देखते हैं एरिस्टोटल के व्यूज़ क्या हैं। तो एरिस्टोटल जो है कि 20 साल तक प्लेटो के स्टूडेंट रहे, लेकिन उन्होंने प्लेटो की थ्योरी को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने इस थ्योरी ऑफ फॉर्म को, जिसमें कहा गया था कि फिजिकल वर्ल्ड है, ह्यूमन माइंड है, स्पेस है, टाइम है, दुनिया में सब कुछ होता है, नॉलेज है, इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया और थोड़ा सा ये फेवर किया कि हाँ इस तरीके की चीज़ तो होती हैं, लेकिन जैसा प्लेटो ने बताया वैसे नहीं होती हैं। तो उन्होंने कहा कि हर एक जो फॉर्म है, फॉर्म को तो माना उन्होंने, लेकिन जो कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था, जो एक्सप्लेनेशन उन्होंने दी थी, उस चीज़ को उन्होंने नहीं माना, फॉर्म को माना। फॉर्म को मानते हुए उन्होंने कहा कि हर एक जो फॉर्म है कहीं ना कहीं से आई है, मतलब कि डिवाइन लॉ ने उसको हमें दिया है, नेचुरल लॉ ने उसका क्रिएशन किया है, तो जहाँ से वो आई है उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो ये बताया गया कि इस तरीके की जो फॉर्म है अब एक नेचर पर डिपेंड करती है।
सभी जो थिंकर हैं, नेचुरलिस्ट हैं, वो लॉ एंड मोरालिटी के कनेक्शन को मानते हैं। लॉ को जो है मोरल्स वैल्यू ही मानते हैं कि मोरालिटी से लॉ आया है और एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है दोनों के बीच में। अब हम ग्रीस को थोड़ा छोड़ देते हैं, अब आते हैं रोम में। सारे ही महान फिलोसोफर या थिंकर ग्रीस में ही नहीं हुए, कुछ रोम में भी हुए हैं, तो रोम वालों को भी पढ़ लेते हैं। रोम में हमें जीनो और सिसरो को पढ़ना है। जीनो एक रईस आदमी था और वो किन्हीं कारण से गरीब हो चुका था। उन्होंने सुकरात की थ्योरी को पढ़ना शुरू कर दिया और फिलोसॉफी को पढ़ने लगे और महान फिलोसोफर बन गए। उन्होंने स्टोइज्म प्रिंसिपल को फाउंड किया और जो उसको फॉलो करते थे उसको स्टोइक बोलना शुरू किया और स्टोइक के नाम से जाने जाते थे। एक बिल्डिंग थी, उनमें बैठकर वो नॉलेज देते थे उनको और उनको इन्फ्लुएंस करते थे और उन्होंने अपने फॉलोअर बढ़ा लिए। रोमन एम्पायर स्टोइज्म से बहुत इन्फ्लुएंस्ड था। नेचुरल लॉ थ्योरी की एक ब्रांच थी। उन्होंने अपने लॉ को 3 भागों में बांटा। जिन्होंने अपने लॉ को 3 भागों में बांटा, अपनी थिंकिंग को 3 भागों में बांटा। पहला है जस सिविलियम, दूसरा है जस नेचुरलिस, तीसरा है जस जेंटियम। तो उन्होंने कहा कि जस सिविलियम जो पार्ट होता है वो सिटीजन पर ही लागू होता है, सिविलियंस पर लागू होता है। जस नेचुरल है, नेचर ने दिया है। और जस जेंटियम जो है कि ये इंटरनेशनल्स जो फॉरेन नेशनल्स होते हैं, फॉरेन से आते हैं, उनके ऊपर लागू होता है। उनके बीच में अगर कुछ डिस्प्यूट हो जाता है तो ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल लॉ की यहाँ से देखने को मिली थी, जस्ट जेंटियम से, जो कि जिनो का जो कॉन्सेप्ट था। अब सिसरो की बात करते हैं। सिसरो वहाँ लॉयर था, वहाँ पर जो लॉ है नेचुरल है, हमें उसका रेस्पेक्ट करना चाहिए, उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी ये देखना चाहिए, अच्छे और बुरे का ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने कहा नेचुरल लॉ होना ही काफ़ी नहीं है और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि क्या गुड बैड, अच्छा बुरा, अन्याय के बारे में भी ध्यान रखना चाहिए। तो ये हैं नेचुरल लॉ स्कूल में एंशिएंट पीरियड में जो फिलोसोफर हुए हैं, थिंकर हुए हैं, उनके व्यूज़। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।